हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब हमारा है जी जनाब लेक्चर नंबर 10 और ये है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और फीडबैक के ऊपर। तो इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ना ही इसमें से सिर्फ फीडबैक का जो ऑप्शन है वो फीडबैक की जो डेफिनेशन है या फीडबैक क्यों ली जाती है ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर एक साइकिल हमें मिलता है, हमने बस वो याद रखना है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए हम इसे कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम फीडबैक पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को पढ़ रहे हैं। अब फीडबैक क्या चीज़ होती है, अगर आपको याद हो तो लेसन प्लानिंग के अंदर, बल्कि उससे भी उसके बाद में ये बात कर लेते हैं। अभी हमने असेसमेंट पढ़ा है, तो असेसमेंट का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? असेसमेंट का बेसिक पर्पज़ होता है बच्चों की लर्निंग को प्रमोट करना, बच्चों में मोटिवेशन को प्रमोट करना। ये दो बेसिक पर्पसेज हैं, मोटिवेशन को प्रमोट करना और लर्निंग को प्रमोट करना। लर्निंग कब प्रमोट होती है? लर्निंग में असल में आप करते क्या हैं? असेसमेंट में आप करते हैं असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे ने स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव किए हैं, इसको चेक करने के लिए आप असेसमेंट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक डेफिनेशन मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, फॉर लर्निंग टू हैपन असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर असेसमेंट लर्निंग होने के लिए, लर्निंग मुकम्मल होने के लिए असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, आप असेसमेंट कर लेते हैं, आप असेसमेंट की बेस पे ग्रेडिंग भी कर लेते हैं। ग्रेडिंग भी चूँकि हमारे असेसमेंट का हिस्सा असेसमेंट में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं ग्रेडिंग आपको स्किप करवा दी। लेकिन ज़रूरी है, आपने एक बच्चे का असेसमेंट पेपर की है, आपने उसमें से डेली आप क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, आपने 8/10 नंबर सेव कर लिए, लेकिन आपने बच्चे को वो नंबर दिए नहीं हैं। अच्छा, अगर आपने बच्चे को मार्क्स ही नहीं बताए, आप डेली 10 दिन में आपने 10 दफ़ा एक टेस्ट लिया है, या एक वीक में 10 दफ़ा लिया है, या एक दिन में आपने 6-7 टेस्ट लिए, लेकिन आपने बच्चे को उसकी प्रोग्रेस नहीं बताई, तो क्या ख्याल है, असेसमेंट हुई है या नहीं हुई? क्या लर्निंग इससे प्रमोट होगी? क्या इससे मोटिवेशन बच्चे के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करें। फीडबैक का क्या मतलब है? आपने बच्चे को जो भी मार्क्स देने हैं, जो भी आपने क्वालिटी लगानी है, गुड, वेरी गुड, बैड, एक्सीलेंट, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, ये फीडबैक्स हैं। तो फीडबैक बच्चे को मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो असेसमेंट के बेसिक पर्पसेस में से, या आप यूँ कह लें कि असेसमेंट का प्रोसेस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक बच्चे को फीडबैक नहीं मिलता। तो फीडबैक इज़ बेसिकली एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट में एक तो आपने एग्जामिनेशन करना होता है, ठीक है, दूसरा आपने उसकी ग्रेडिंग करना होती है, तो तीसरे नंबर पे आपने उसको फीडबैक प्रोवाइड करना होता है। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फीडबैक, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग assessment, you are not completing assessment. So feedback is a very vital component of assessment. ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और फीडबैक क्या होता है? अगेन वही बात, फीडबैक के बच्चे को उसके किए का पता लग जाए, उसकी परफॉर्मेंस का पता लग जाए, वो पढ़ाई में किस जगह पे खड़ा है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसका पता लग जाए, इसको बोलते हैं हम फीडबैक। अब जिस तरह से असेसमेंट की 2 टाइप्स होती है ना, क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट की, इसी तरह से ये प्रॉपर एक लूप होता है, इसको ना हम फीडबैक लूप बोलते हैं। फीडबैक लूप क्या होता है? आपने बच्चों से लिया है टेस्ट, ठीक है, असेस किया है, उस असेसमेंट की आपने की है ग्रेडिंग, और वो ग्रेडिंग जो है वो आप बच्चे को क्या करते हैं, उसका फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो इस फीडबैक की वजह से बच्चे के अंदर या लर्निंग होती है, बच्चे के अंदर लर्निंग होती है, मोटिवेशन आती है। ठीक है, तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। फिर आप टेस्ट लेते हैं, अगले टेस्ट में बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, ग्रेडिंग करते हैं, फीडबैक मिलता है, तो इस तरह से बच्चे की जो लर्निंग और मोटिवेशन है दोनों इंप्रूव करते हैं। तो जिस तरह से हमारी असेसमेंट की 2 टाइप्स हैं, इसी तरह जो हमारी फीडबैक है इसकी भी ये 2 टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो ये पढ़ेंगे और एक हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पढ़ेंगे। फीडबैक क्या है जी? अब टेक्सचुअल रीडिंग इसकी कर लेते हैं। फीडबैक इज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट। अब एजेंट क्या होता है? एजेंट वो शख्स होता है जो चेंज लेके आता है, ब्रिंग्स चेंज।
एजेंट किसको बोलते हैं? जो चेंज लेके आता है। आपका टीचर एजेंट हो सकता है जो आपके अंदर चेंज लेके आता है। आपका पीयर, पीयर का मतलब होता है आपका दोस्त, आपका भाई, आपका दोस्त या क्लास फेलो। पीयर असेसमेंट बाकायदा तौर पे असेसमेंट की एक टाइप है, पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट। हेलो जी, वालेकुम सलाम। सॉरी। अच्छा, तो फीडबैक जो होता है इसकी भी भाई दो टाइप्स हैं। एक होती है पहले इसकी डेफिनेशन, एजेंट क्या बता रहा था? एजेंट वो जो होता है जो चेंज लेके आता है। पीयर असेसमेंट की बात कर रहा था कि पीयर की आपके जो दोस्त हैं वो भी आपकी असेसमेंट करते हैं। आप खुद भी असेसमेंट करते हैं अपनी, जिसको हमने क्या नाम दिया था अगर आपको याद हो? इप्सेटिव असेसमेंट हमने बोला था कि जो बच्चे अपनी असेसमेंट कर रहे होते हैं खुद, उसको इप्सेटिव असेसमेंट बोला जाता है। तो इसी तरह जो हमारी फीडबैक है ये डिपेंडेंट है हमारे असेसमेंट के ऊपर। सो फीडबैक इज़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ वंस परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग, कि एक बच्चे ने कितनी परफॉर्म किया है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, इसके ऊपर उसको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको फीडबैक बोला जाता है। ठीक है। फीडबैक की दो टाइप्स हैं। फॉर्मेटिव अगर असेसमेंट आपको याद हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? ये टाइम की बेस के ऊपर असेसमेंट की एक टाइप थी कि जब आप सबक पढ़ा रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन आप जो बच्चे की असेसमेंट कर रहे होते हैं उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल एज द वर्ड्स स्पीक्स, तो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस जो आप बच्चे को फीडबैक दे रहे हैं, उसको कहीं पे प्रॉब्लम आया है, आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है, उस प्रॉब्लम पे आपने बच्चे को बोल के कोई उसको कोई फीडबैक दी है, कोई इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी फॉर्मेटिव फीडबैक कहलाएगी। गिवन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव बिफोर अ फाइनल असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव फीडबैक। दूसरी असेसमेंट क्या है? समेटिव का मतलब जैसे समेटिव असेसमेंट होता है कि एट द एंड ऑफ द सेशन दी जाती है, एट द एंड ऑफ टॉपिक दी जाती है, तो इसी तरह जो फीडबैक किसी एक यूनिट के एंड पे, किसी एक टॉपिक के एंड पे, किसी एक चैप्टर के एंड पे दी जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समेटिव फीडबैक। इन जस्टिफाइंग अ ग्रेड, जो ये बताती कि आपको अगर हमने ये 10 में से 5 नंबर दिए हैं, आपको हमने सी ग्रेड दिया है, तो इस सी ग्रेड की ये वजह है, यानी कि ये ग्रेडिंग को जस्टिफाई करती है। अगर आपको याद हो, मैंने ये पहले भी बात की है, ग्रेडिंग इज़ अ कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट। जब हम असेसमेंट करते हैं तो उस वक़्त हम हर असेसमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जिसको हम मेजरमेंट, उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट बोलते हैं। मेजरमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि हम हर टॉपिक को, हर क्वेश्चंस को जो हमने असेस किया है उसको एक ग्रेड देते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, वो क्वालिटेटिव वैल्यू भी हो सकती है, गुड और बैड भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। तो ग्रेड आपने जो भी असाइन किया है उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू जो भी असाइन की उसको हम समेटिव फीडबैक बोलेंगे यहाँ पे। अब एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव एंड फोकसेस ऑन द टास्क रेदर देन द पर्सन। एग्जांपल, आपने ये बच्चे को लिखा, योर एसे नीड्स मोर एविडेंस इन पैराग्राफ 2। आप बच्चे से कैसे लिखवा रहे हैं और आप उसको कहते हैं कि भाई ये आपका जो पैरा नंबर 2 है ना, इसमें आपने फ़लाँ चीज़ मिस की हुई है, इसमें आपने एग्जाम्पल मिस की हुई है, इसमें आपने न्यूमेरिकल डाटा मिस किया हुआ है, इसमें आपने कोई फैक्ट है वो मिस किया। मजमून लिखाते हैं ना, बच्चों को लिखवाते हैं 8वीं 10वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को, तो उसमें हम उसको बता रहे हैं कि भाई आपके पैराग्राफ में स्ट्रक्चर मिस है, ये वाली चीज़ फ़लाँ चीज़ें मिस हैं। तो ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं ये बेसिकली हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए बता रहे हैं उसको। तो इस चीज़ को
इस चीज़ को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। बजाय आप उसको नेगेटिव रिमार्क्स दें कि यू आर अ बैड राइटर, यू आर वेरी पुअर इन राइटिंग, यू हैव वेरी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक, ये चीज़ें लिखने की बजाय हम उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं कि भाई आप इन चीज़ों में थोड़ा बैकफॉल कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें इम्प्रूव करनी है अपनी पैराग्राफ के अंदर, अपने ऐसे के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। तो इस तरह की जो फीडबैक होती है इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारा फीडबैक का। अब इसके साथ ही दूसरा हमारा टॉपिक जुड़ा हुआ है जनाब जी, रिफ्लेक्शन का। देखो रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन भी एक किस्म की फीडबैक होती है। अगर आपको याद हो हमने लेसन प्लान पढ़ा था, तो लेसन प्लान के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस असल में क्या होती हैं, जब कोई खुद से अपने बारे में सोच रहा हो, जब कोई खुद से अपने आप को असेस कर रहा हो और ख़ुद से अपने असेसमेंट को कोई वैल्यू दे रहा हो, तो इसका मतलब है ही इज़ डूइंग रिफ्लेक्शन। जो कोई खुद सोच के अपनी किसी थॉट को, अपने थॉट प्रोसेस को कोई वैल्यू देता है, तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। इट इज़ एक्चुअली अ फीडबैक। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे मैं पहले ये बता दूँ, फीडबैक जो होती है जनाब, फीडबैक हमेशा एक्सटर्नल होती है। फीडबैक इज़ एन एक्सटर्नल प्रोसेस, जबकि जो रिफ्लेक्शन है ये एक इंटरनल प्रोसेस है। टीचर खुद की रिफ्लेक्शन कर रहा होता है कि क्या मेरे टीचिंग मेथड्स जो हैं, और ये बहुत क्विकर हैं, ये विद इन अ सेकेंड्स होते हैं ये वाले प्रोसेस जो हैं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। रिफ्लेक्शन विद इन सेकेंड्स होती है, विद इन मिनट्स होती है, और टीचर अपने टीचिंग मेथड्स को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लर्नर भी अपनी लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और जो फीडबैक होती है ये एक्सटर्नल होती है, टीचर स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जो है वो टीचर को भी फीडबैक दे सकता है कि आपका ये जो टीचिंग मेथड है ये सही नहीं है, हमें किसी दूसरी तरह से पढ़ाएं। डायरेक्शन फिर ये देखें सेल्फ टू सेल्फ, और ये जो हमारा फीडबैक है ये टीचर टू स्टूडेंट होता है या स्टूडेंट टू टीचर होता है। इसका गोल क्या होता है, इसका गोल होता है कोई प्रोफेशनल ग्रोथ। रिफ्लेक्शन का वर्ड ना ज़्यादातर रिफ्लेक्शन का वर्ड जो है ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मैनेजरियल वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। रिफ्लेक्शन इज़ रिलेटेड टू समवन ओन, मतलब किसी पर्सनली किसी बंदे से रिलेट करता है, ठीक है, बंदे से, तो इस वजह से इसको पर्सनल ग्रोथ के साथ जोड़ा जाता है। जबकि जो फीडबैक है ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क को, किसी ने कोई टास्क किया उसको इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक लगाई जाती है, इसका गोल ये होता है। अच्छा, टाइमिंग क्या है जी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हैं ये ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी होती हैं। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन वो जो फीडबैक अपने आप को दे रहा है, जो रिफ्लेक्शन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वो होती है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल पीरियड रिफ्लेक्शन। जबकि जो फीडबैक है ये हमेशा आफ्टर एन एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने बताया ना कि आपने बच्चे का एक टेस्ट चेक किया, ये एक तो एक्सटर्नल है, आपने बच्चे का टेस्ट चेक किया है, चेक करने के बाद आपने उसको 8 नंबर लगाए हैं, और 8 नंबर लगाने के बाद आपने बच्चे को दे दिया, तो ये एक मुकम्मल प्रोसेस के बाद होती है। जबकि जो रिफ्लेक्शन है इट गोज़ ऑन या इट इज़ कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव फीडबैक होता है, इसी तरह ये भी एक फॉर्मेटिव प्रैक्टिस है। तो ठीक है, ये याद रखना आपने, एक डिफरेंस भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस और फीडबैक के बीच में जो मेजर डिफरेंस क्या है, फीडबैक एक्सटर्नल होती है और रिफ्लेक्शन जो है वो इंटरनल होती है। फीडबैक रिफ्लेक्शन जो है वो सेल्फ टू सेल्फ होती है, और जो फीडबैक है वो टीचर्स टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू टीचर या एक्सटर्नल टू इंटरनल हो सकता है। ओके, अब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन पढ़ लेंगे। Reflective practice is the ability to reflect one's own actions. Again वही बात आ गई, to engage in a process of continuous learning या continuous teaching। आप लर्निंग कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, उसमें अपने आप को इंगेज करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जब आप अपने ही एक्शंस को देख रहे होते हैं, अपने ही एक्शंस को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना समझना,
या गौर व फिक्र करना। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड शॉन देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक रिफ्लेक्शन इन एक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होता है, तो ये याद रखना है। थिंकिंग ऑन योर फुट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नोटिस स्टूडेंट्स लुकिंग कन्फ्यूज, मतलब आप देख रहे हैं कि बच्चे जियोग्राफी का लेक्चर ले रहे हैं, उसमें प्लेट एंड टेक्टोनिक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि बच्चे कन्फ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आप इमीडिएटली अपनी एक्सप्लेनेशन को चेंज कर लेते हैं या आप डिफरेंट जो एग्जांपल कोई डिफरेंट दे लेते हैं या आपको डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं टीचिंग में, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन। क्या आपको लगा कि आपका जो एक्शन है वो बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन या बोरिंग क्या बोर्ड एटीट्यूड पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन इन एक्शन। दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, मसलन थिंकिंग आफ्टर एन इवेंट। रिफ्लेक्शन अभी मैंने बात की ना कि ये नीचे देखें यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है ये ड्यूरिंग द एक्टिविटी भी हो सकता है और आफ्टर एन एक्टिविटी भी हो सकता है। तो जो हमारी रिफ्लेक्शन इन एक्शन है इसको हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन जो आप ड्यूरिंग द टीचिंग करते हैं उसको हम रिफ्लेक्शन इन एक्शन बोलते हैं, जिसमें आप इमीडिएटली अपना टीचिंग मेथड तब्दील कर लेते हो। दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, जब आपने एक सबक पढ़ा लिया है, सबक पढ़ाने के बाद आपको एहसास हुआ यार बच्चों को तो समझ आया ही नहीं है, मतलब सबक पढ़ाने के बाद आपने असेसमेंट की तो आपको रियलाइज़ हुआ कि बच्चों को तो समझ ही नहीं आई, तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने उन एक्शंस जो हैं उनको यानी कि इवेंट हो जाने के बाद रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। दिस हैपन्स एट आफ्टर द क्लास एंड्स, ठीक है। जब आप बैठ जाते हैं और अपने प्रोसेस को एनालाइज करते हैं कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, बच्चे क्यों कन्फ्यूज हुए, ठीक है। अब उन बच्चों की कन्फ्यूजन को किस तरह से मिटाया जा सकता है, ये 4-5 सिनेरियोज़ की बेस के ऊपर रिफ्लेक्शन के ऊपर एक थ्योरी आती है जिसको हम रिफ्लेक्टिव साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ये दिया हुआ है गिब्स ने, ठीक है, इसको हम गिब्स मॉडल बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि आप जब रिफ्लेक्शन कर रहे थे अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को या अपने लर्निंग प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को देख रहे थे, उसमें आप जब ये चीज़ें देखते हैं कि अगर बच्चे कंफ्यूज हुए तो किस वजह से कंफ्यूज हुए, मैं उनको उनकी कन्फ्यूजन को किस तरह से दूर कर सकता हूँ, मैंने क्या अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थीं जिनकी वजह से बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन आई है। तो इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस थ्योरी के अंदर हम रिफ्लेक्टिव साइकिल बोलते हैं और ये मॉडल दिया है गिब्स ने, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं गिब्स मॉडल। अच्छा, जो गिब्स मॉडल है जनाब, गिब्स मॉडल में ये इसके ना 6 स्टेजेस हैं। गिब्स मॉडल में गिब्स ने इसकी 6 स्टेजेस दिए हैं। एक सेकंड, ग्राहम गिब्स एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। ग्राहम गिब्स, किधर गया पावर पॉइंट, ग्राहम गिब्स एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है। इन्होंने 1998 में ये एक रिफ्लेक्टिव साइकिल थ्योरी पेश की थी जिसको गिब्स मॉडल कहा जाता है, ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कहा जाता है। तो ये सवाल अगर ये पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस के ऊपर या टीचर्स रिफ्लेक्शन के ऊपर कोई थ्योरी है तो वो उस थ्योरी को क्या कहा जाता है, तो आपने याद रखना है वो गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है। और किसने दिया था? ग्राहम गिब्स ने। ग्राहम गिब्स के मुताबिक जब एक टीचर रिफ्लेक्शन करता है, जब एक टीचर सोचता है, गौर व फिक्र करता है अपनी टीचिंग प्रोसेस के ऊपर या अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसकी टोटल 6 स्टेजेस होती हैं। तो ये भी याद रखनी है कि गिब्स मॉडल के अंदर कितनी स्टेजेस हैं? 6 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जी डिस्क्रिप्शन, व्हाट हैपेंड से मुराद कि बच्चा कंफ्यूज क्यों हुआ, बच्चा क्यों कंफ्यूज हुआ, ये उसका पहला साइकिल है, ये पहली स्टेज है, ठीक है। इसमें आप अपने टीचर जो है वो अपने जो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करता है अपने आप को, ठीक है, किसी दूसरे को नहीं, कि वो अपने ही एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे, दूसरी स्टेज के ऊपर फीलिंग्स आती हैं, अपनी वो फीलिंग्स और जो उसकी थॉट्स हैं उनको वो साइड पे रखता है, ठीक है। व्हाट वर योर थिंकिंग एंड फीलिंग, मतलब उसकी फीलिंग्स और उस वक़्त जब ये
सिनेरियो हुआ, जब ये इवेंट हुआ, यानी कि वो बच्चों को पढ़ा रहा था, उसको लगा कि बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो बच्चे कंफ्यूज क्या हैं, जब उसको ये पता चलता है तो उसकी फीलिंग्स उस वक़्त क्या थी। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं फीलिंग्स। यानी कि वो जो सिचुएशन टीचर को एनकाउंटर हुई है, यानी कि टीचर पढ़ा रहा था, उसने देखा कि बच्चे कंफ्यूज हैं, तो वो कंफ्यूज क्यों हैं, सिचुएशन के बाद उसको पता लगा, उसने देखा कि क्यों वो कंफ्यूज हुए, कौन सी फीलिंग्स थी जिनकी वजह से वो कंफ्यूज हुए, बच्चे उस वक्त क्या फील कर रहे थे, उस सिचुएशन में बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे थे। ये सारी चीज़ें फीलिंग्स के अंदर आती हैं। तीसरी स्टेज में टीचर एवेल्यूएट करता है कि आप उस पूरी सिचुएशन को इवेल्यूएट करते हो, व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट डिड नॉट वर्क सो वेल। के मतलब मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरी कौन सी ऐसी बात थी जो अच्छी जा रही थी, जो सही लग रही थी, और मेरी कौन सी बात ऐसी थी जो बुरी लग रही थी। ये दोनों बातें किस तरह से पॉजिटिवली उस बच्चों की कन्फ्यूजन के अंदर या बच्चों की लर्निंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही थी या नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को देखना एवेल्यूएशन कहलाता है। एनालिसिस भी एवेल्यूएशन की तरह ही होता है। यहाँ तक जो टीचर है वो प्योरली फोकस्ड हो जाता है। जब एनालिसिस के ऊपर आ जाता है ना, तो एवेल्यूएशन करने के बाद टीचर जब एनालिसिस पे पहुँचता है, यहाँ पे वो देख लेता है कि यार ये वाला जो सिचुएशन था, ये वाले जो आउटकम्स थे, या ये वाली जो डिटेल्स थी, ये सिचुएशन की डिटेल्स हैं, इन वजह से बच्चे कंफ्यूज हुए। मैंने एग्जांपल शुरू में ये दी थी कि बच्चे एक क्लासरूम है, टीचर उसमें पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। अब ये एक इवेंट हुआ है, इस इवेंट को टीचर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये इवेंट क्यों हुआ, तो उसके अंदर ये स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो चौथी स्टेज में आते आते बच्चे टीचर जो है वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो इवेल्यूएट कर लेता है कि ये सिचुएशंस, इन सिचुएशंस की वजह से, इन आउटकम्स की वजह से बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हुए हैं। अच्छा, पांचवी स्टेज में कंक्लूजन के ऊपर पहुंचता है। जब उसने एक एनालिसिस कर लिया है तो वो अपनी सारी थॉट्स को फाइनल करता है। ठीक है, कि अब मुझे मतलब इस सिचुएशन से टीचर ने क्या सीखा। कंक्लूजन का सिंपली मतलब ये है कि इस सिचुएशन के बाद टीचर ने क्या सीखा, कि मुझे आइंदा अगर मैंने पढ़ाना हो और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हों तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, वो जो क्या कर सकता हूँ फिर वो फाइनल स्टेज में एक्शन प्लान में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 6 स्टेजेस हैं। ये कोई इतनी ख़ास मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें इनका एक्सटेंसिव आइडिया हो, बट आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब भी टीचर पढ़ा रहा होता है, उस वक्त जब वो अपनी टीचिंग को एवेल्यूएट कर रहा होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, तो उसमें 6 स्टेजेस थ्योरी इन्वॉल्व होती है, जिसको हम गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कहते हैं। और ये 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। पहले डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, एवेल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन और एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में क्या होता है कि अगर कंक्लूजन में तो उसको आइडिया हो जाता है ना कि ये वाली जो चीज़ें थी, इन वजूहात की वजह से मेरा ये क्लासरूम के अंदर ये वाला मामला हुआ, अब मैंने ये मामला दोबारा नहीं होने देना। तो उसके लिए टीचर जो एक्शन प्लान तय करता है उसको हम उस स्टेज को हम एक्शन प्लान बोलते हैं। तो ये 6 स्टेजेस हैं, ये साइक्लिक हैं, और इस तरह से टीचर जो है वो अपनी रिफ्लेक्शन करता रहता है। ठीक है, इस टीचर को फिर इससे अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो ये जी हमारा एक जो छोटा सा टॉपिक था, फीडबैक लूप और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जिसे बोला जाता है पेडागोजी की लैंग्वेज में। ये प्योरली दोनों फीडबैक और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस टीचर से रिलेटेड हैं। फीडबैक का बेसिकली जो फीडबैक है ये असेसमेंट का एक कंपोनेंट है। असेसमेंट के लिए फीडबैक का होना, फीडबैक का बच्चों को फीडबैक का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचर को अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज़ इम्प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ये दोनों चीज़ें चलती हैं तो एक टीचर अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज़ को और एक लर्नर अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकता है। सो फार ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। वो हमारा टॉपिक है जनाब जी क्लासरूम मैनेजमेंट।